जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय कृषि विज्ञान केंद्र नगीना में। कृषि विज्ञान केंद्र, अगर मैं आपको एक सरल भाषा में समझाऊं तो किसानों के लिए एक ऐसा वरदान है जो ज़्यादातर किसान उसका प्रयोग नहीं करते हैं। मैं भारत के अनेक क्षेत्रों में गया, बहुत जिलों में जाता हूँ, उत्तर प्रदेश भी पूरा घूमता हूँ। तो कुछ जिलों को छोड़ करके ज़्यादातर लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे लिए क्या क्या योजनाएं हैं या क्या होता है। वो जाते ही नहीं है कभी। आप लोगों को कृषि विज्ञान केंद्र में जाना चाहिए। वहाँ पे हमारे लिए एक से एक बढ़ के साइंटिस्ट बैठे हैं। आप लोग भरोसा करते हो दुकान वालों का, जबकि आपको भरोसा करना चाहिए कृषि विज्ञान केंद्र का। अब कृषि विज्ञान केंद्र जाने का फायदा क्या है? सबसे बड़ा जो फायदा मुझे लगा, जब आप कृषि विज्ञान केंद्र जाते हो तो यहाँ पे एक बहुत सटीक और सही, अनर्गल नहीं, एकदम सटीक जानकारी आपको दी जाती है। और यहाँ पे कृषि वैज्ञानिक हैं जो पूरी रिसर्च और पढ़ाई करने के बाद आप लोगों के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि कृषि विज्ञान केंद्र रिसर्च करने के लिए है। वो लोग अपनी रिसर्च कर रहे हैं, हमें कृषि विज्ञान केंद्र में जाके क्या मिलेगा? जो किसान कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ा हुआ होता है हमेशा बढ़िया फसल लेगा और उसके नुकसान की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तो जिस समय किसान और विज्ञान दोनों मिलते हैं तो एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर ब्लास्ट होता है। और वो करने की जरूरत है। हमें किस तरीके से रासायनिक खेती को कम कर करके और धीरे से 2 से 3 साल में एक नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना है। तो उसके लिए आज मैं बात करना आया हूँ कृषि विज्ञान केंद्र नगीना में, जो हमारी साइंटिस्टों की टीम है। मेरे साथ हैं डॉक्टर शिवांगी जी, जो मृदा विज्ञान पे बहुत अच्छा ज्ञान रखती है और बहुत कुछ कर रही हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को क्यों आना चाहिए, और आने के साथ साथ आपके आज की मिट्टी के ऊपर क्या विचार हैं, अब कैसे मिट्टी खराब हो रही है एक साइंटिफिक तरीके से। नमस्ते मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार सभी किसान भाइयों एवं बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपका एक परिचय और। जी, मेरा नाम शिवांगी है। मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर में सस्य विज्ञान के विषय पे काम करती हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के लिए, एवं यहाँ की मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को भी सुचारू रूप से चला रही हूँ। तो एक मृदा का स्वास्थ्य एवं मेरा जो विषय है उसको और खेती को जोड़ता हुआ एक विषय है जो मैं इस समय काम कर रही हूँ। मिट्टी कैसी है बिजनौर की, इतने समय से आप आए यहाँ? जी, मैंने इधर जितने भी पिछले 3-4 साल से जो भी यहाँ रह के सीखा, वो ऐसा रहा कि मिट्टी जो है बिजनौर की वो बहुत खराब नहीं है, लेकिन फिर भी ये 3-4 साल में भी मृदा स्वास्थ्य पे बहुत असर आया है। किसान जो भी प्रक्रिया अपनी किसानी खेती में जो भी सस्य क्रियाएं कर रहा है, उससे स्वास्थ्य बहुत तेजी से मृदा का बदल रहा है। तो अगर मृदा के स्वास्थ्य की बात कर लें तो कुछ पैमाने होते हैं जो यदि आप अपनी मिट्टी को किसी लैब में ले जाके जांच कराते हैं तो कुछ पैमाने होते हैं जिन पे आपकी मृदा का स्वास्थ्य आधारित होता है और जिसकी रिपोर्ट देख के आकलन किया जाता है कि आपकी स्वास्थ्य कैसा है आपकी मिट्टी का। तो सबसे पहले पैमाने पे मैं बात करूंगी तो वो है आपकी पीएच का। जी। आपकी मिट्टी एसिड है, बेस है, उसकी क्षारीय अम्लीयता का पता लगाता है। तो बिजनौर की मिट्टी की बात करूं तो बिजनौर की मिट्टी का पीएच न्यूट्रल है, 6.5 से 7.5 के बीच में। 7.5 भी नहीं कहूंगी, 7.2 के आसपास, 7 न्यूट्रल पीएच कहलाता है। तो अगर आपकी मिट्टी 6.5 से 7.5 के बीच में है तो वो न्यूट्रल है, और बिजनौर की मिट्टी ऐसी ही है। पीएच का बहुत ज्यादा मान, इसका कारण गंगा का एक नजदीकी किनारा होना भी हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। फिर पहाड़ों से हम उतरता हुआ पहाड़ों से तराई भी, क्षेत्र है। तराई क्षेत्र है, हम अभी उतर ही रहे हैं पहाड़ हाँ, से, जंगल से खत्म होकर बिजनौर स्टार्ट होता बिजनौर है। ही स्टार्ट हो रहा है। तो पीएच बढ़िया है हमारे जी। यहाँ का, पीएच में दिक्कत नहीं आई है कोई। 50 में से 1 केस 2 केस वो एक्सट्रीम्स होते हैं, वो उनकी बात नहीं करते हैं, लेकिन पीएच ठीक है। लेकिन आप जैसे जैसे बिजनौर छोड़ के मुजफ्फरनगर, मेरठ की तरफ जा रहे होंगे तो पिछले 8-10 साल में मैंने जो अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा, उधर का पीएच ऊपर जा रहा है। जो गन्ने की खेती, हम गन्ना प्रधान जनपद होने की वजह से, तो हमारे कुदरती रूप से हमारी मिट्टी ठीक है, लेकिन जो हम करते चले आ रहे हैं वही वैसा ही क्रिया करते चले आएंगे अपने गन्ने के साथ या अपने खेत या मिट्टी के साथ, कोई भी फसल आप, तो आपका भी पीएच बहुत ज्यादा दिन तक मेंटेन नहीं रहेगा। प्रकृति बैलेंस करना की कोशिश करती है, हाँ बिल्कुल। पर जब किसी भी चीज की अधिकता हो जाती है तो वो
बफर नहीं हो पाता है, उसको बफर कहते हैं। यदि कोई चीज जाए भागे तो उसको वापस उसके मीन लेवल पे ले आने को बफरिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो वो पीएच आपका मेंटेन है, ये कुदरत की देन है। लेकिन अगर आप इसी तरीके से खेती बढ़ाए रहेंगे तो पीएच आपका भी 7 के ऊपर चले जाने का। दूसरे पैमाने पे बात करती हूँ, दूसरा पैमाना है ईसी, वो भी आपका न्यूट्रल है, वो बढ़िया है आपका। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो भी अच्छी है। सबसे हाँ ये चलता है कुछ। सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है हमारी मिट्टी में वो है ऑर्गेनिक कार्बन का। जिस तरह से हम लोग इसी का मेन रोल क्या होता है? इसी का देखिए, इसी विद्युत चालकता है, आपके न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को, आपके पीएच को मेंटेन करना, आप ये सारे काम है जो कि किसान अगर अपनी सस्य क्रियाएं ठीक रखा, ऑर्गेनिक कार्बन अगर जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में है तो आपको इन चीजों पे ये सेकेंडरी दिमाग लगाने की दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, को। जैसे कि यदि हम अच्छा भोजन खा रहे हैं, रोज व्यायाम कर रहे हैं, तो कुछ चीजों के लिए नहीं सोचना है, आप जांच कराते रहे बीच बीच में, लेकिन आप एक बेसिक फिट है। तो उसी तरीके से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो वो है हमारा ऑर्गेनिक कार्बन। हम तराई क्षेत्र होते हुए भी जंगल खत्म ही हो रहा है और हम शुरू कर रहे हैं। हमारा बिजनौर की सारी पेरिफेरी जो है, जितना बॉर्डर है बिजनौर का, वो लगभग 2 या 3 साइड से तो जंगलों से ही घिरा हुआ है। से घिरा है, जो प्राकृतिक जंगल है। प्राकृतिक जंगल है, बिल्कुल। तो जितना हम, जैसे अफजलगढ़ क्षेत्र हो गया, ये सारे से जैसे जैसे दूर चले आ रहे हैं वैसे वैसे ऑर्गेनिक कार्बन गड़बड़ होता चला आ रहा है। औसत में जैसे हम कोतवाली ब्लॉक में बैठे हुए हैं, इस ब्लॉक की बात कर लूं, 0.5 50 में से 1-2, जैसे मैंने पीएच का एक्सट्रीम बताया, 1-2 ही हैं जिनका ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 को पार किया है। ये तो सब नीचे हैं। सब नीचे हैं, यानी आप लो में फॉल कर रहे हैं। अच्छा, जमीन बंजर कितने में हो जाती है? हाँ, मुझे नहीं लगता कि 0.3 के नीचे आप बाद में खेती कर सकते हैं। तो आप 0.35, 0.4, 4-5 इसमें फॉल कर रहे हैं। 0.30 जी 0. ज्यादातर लोगों का तो एवरेज की बात करें तो 0.35 के आसपास एवरेज आ जाए। हाँ, 3.5 या 0.4 के आसपास, तो हम बंजर की तरफ एकदम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से आप फसल ले रहे हैं, बच्चे को जला दे रहे हैं। अभी कल ही मैंने एक इंसिडेंट देखा, जिस तरह से तबाही, आग लग जाए, अगर वो किसी के घर में लग जाए ना तो उसको एक तबाही का रूप दे दिया जाएगा। फायर ब्रिगेड्स आएंगे और आग बुझाना होगा। इतने लंबे खेत को उसने जला रखा था। ये कुछ चीजें अगर छोटी छोटी हैं, आप देखिए, मिट्टी का एक सीधा फंडा है, आप उससे ले लीजिए अपने काम की चीजें। आपको दाना चाहिए, आपको चारा चाहिए, आपको रोटी चावल जो भी चीजें, आपको गन्ना चाहिए, वो ले लो आप। अवशेष जो है उसके इंसान के जरूरत के बाद, इंसान और उसके जानवरों के जरूरत के बाद जो मिल रहा बच रहा है, उतना भी पहुंचा दो वापस। तो ऐसे मान लीजिए जैसे मैंने आपकी कार ली जी, और मैं पेट्रोल डाल के उसमें यूज करके वापस आपको सही सलामत दे गया। अगर मैं उसको तोड़ के वापस दूं या ना दूं तो अगली बार आप मुझे गाड़ी नहीं दोगे या एफिशिएंसी करोगे। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप उसको वापस कर रहे हैं, कोई पार्ट निकाल लिए या कोई पार्ट, हम लोग कुछ ऐसा ही कर रहे हैं प्रकृति के साथ, जमीन के साथ। तो जमीन हमसे नाराज होती जा रही है, नाराज होती जा रही है, बीमार होती जा रही है। बिल्कुल, बीमारियों में कितने परेशान हैं हम। हम सारा ही गन्ना प्रधान खेत बोने से पहले से किसान पूछता है दवाई क्या, शुरू में नाम दवाई का ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप सेफ्टी के लिए सीड ट्रीट, गन्ने की बुआई जैसे चल रही है इस समय, आप कार्बेंडाजिम इस्तेमाल कर रहे हैं, सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बाद में जाके तो हर थोड़े गन्ना मुझे लग रहा है 30-35 दिन का होता होगा और केमिकल स्प्रे शुरू हो जाता है स्टार्टिंग से ही, शुरू से, पहले दिन से बोरियां भर भर के चालू हो जाता है रंग बिरंगा खेल। बिल्कुल। तो ये क्यों है? क्योंकि मिट्टी ही बीमार हो चुकी है। उस बीमार मिट्टी से हम कितनी फसल भी कम हो रही है, उपज की समस्या भी है, और कमजोर फसल में बीमारी और कीट भी बहुत तेजी से पकड़ रहे हैं। तो इन चीजों की वजह से, अब इन चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि जो इसके ऊपर से हम केमिकल फर्टिलाइजर से कोशिश कर रहे हैं मैनेज करने की, जो आपके सिंथेटिक फर्टिलाइजर हैं उनसे कोशिश कर रहे हैं आपके उपज को मेंटेन करने की। तो यहाँ ये दिक्कत है कि जो आप केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं अपने मिट्टी में, वो कुछ भी मिट्टी अपने
भले के लिए नहीं रखती, आपकी फसल उसको इस्तेमाल करती है, बचा हुआ उड़ जाता है, बह जाता है, या कुछ चीजें, कुछ तत्व होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं, और वो जब तक आप उसको मोबिलाइज नहीं कराएंगे वो किसी भी फसल के इस्तेमाल के नहीं होते। आपको ऐसा नहीं लगता कि हरित क्रांति के बाद हम एक जो ईल्ड की तरफ भागे, जी कुछ समय चलने के बाद जब हम लेवल में आ गए थे, हमें रुक जाना चाहिए था और हमें न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ना चाहिए था। आज हम न्यूट्रिशन वैल्यू की तरफ ना जाकर के आज भी उत्पादन की तरफ भाग रहे हैं, जबकि बहुत चीजें एक्सेस हैं हमारे पास। बिल्कुल। देखिए आप की बात से मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए हरित क्रांति बहुत ज़रूरी थी। हम लोगों ने वो उत्पादन की दौड़ में रासायनिक को बढ़ा दिया, ऑर्गेनिक हाँ, को भूल पर गए, एक बैलेंस नहीं कर पाए हम लोग उस चीज को जो हाँ, करना और था। अगर आज भी करें बहुत बुरा नहीं है हमारा हाल। हाँ, हम रिकवर कर ठीक सकते है, हैं। रिकवर कर सकते हैं, बस जागरूकता की समस्या है जी, कि आप जागरूक हो और आप उसको अपनी खेती में अमल करें उसका। अब ये हमने खराब तो कर ली मिट्टी, जी, इसको ठीक कैसे करें? उसको एक ठीक वैज्ञानिक से। तरीके जो जी हम आपसे जानना चाहते हैं। जी, तो सबसे पहला तरीका है कि खराब है तो खराब की जांच कराएं पहले। आप खुद, जैसे अगर मेरा शुगर लेवल हाई जा रहा है तो एक जांच हो जाएगी तो मैं जांच में सजग हो भरोसा कैसे जाऊंगी। कर सकते हैं? जैसे कई किसानों ने हमसे ये कहा कि हम अपनी मिट्टी को लेकर के 4 अलग-अलग लैब में गए जी, और 4 अलग-अलग रिजल्ट आए। तो हमें कहाँ पे भरोसा करना चाहिए आपके अनुसार? देखिए 4 अलग-अलग रिजल्ट आए पर आप बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। अगर समझ लीजिए यहाँ की लैब में आपका पीएच आया 6.5 और आप कहीं दिल्ली समझ लीजिए लैब ले गए, या अपने ही डिस्ट्रिक्ट में किसी और लैब को लेके गए, आपका पीएच आया 6.8 या 7.2, इट हार्डली मैटर्स। आप ये समझिए कि आपका पीएच मान ठीक है, या फिर अगर ऑर्गेनिक कार्बन 3 आ रहा है, 0.3 आ रहा है या 0.45 आ रहा है, आप तो बहुत इससे ज्यादा कोई अंतर अंतर नहीं वाली है। बात नहीं। आप ये मानिए कि मुझे अपना काम करना है अपनी मिट्टी पे, ओके, उसका एक अंदाजा लगाने के एक लिए हमने वो अंदाजा जांच करवाई। लगाने के लिए। देखिए केमिकल्स बदल जाते हैं, करने का तरीका बदल जाता है, तो मापदंड बदल जाते हैं, जो आपके रिजल्ट आ रहा है वो बदल जाते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं कह सकते ना कि आप 0.7 और 0.3 को एक मानिए, ये हाँ, मत मानिए। 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा। हाँ, तो किसान भाई एक अनुमान लगाने के लिए एक और छोटा सा सवाल जी मेरे दिमाग में उपज रहा है, जी क्योंकि ये सब पूछने वाले हैं मेरे से वो चीजें कमेंट में। जी, सही जांच मिट्टी की करने के लिए किसान खेत की मिट्टी उठाए कैसे? बहुत बड़ा सवाल, बहुत ही जरूरी सवाल। 99% लोग यही गलती करते यही हैं। गलती करते हैं। यदि सैंपल सही नहीं आएगा किसान भाइयों, तो जांच के रिजल्ट आपके कभी सही नहीं होंगे। वो आप ये बात एक वैज्ञानिक के मुंह से हम सुनना चाहते हैं। अभी जी तक हमने अलग अलग जांच वाले मिट्टी जांच केंद्र से सुना है, जी जी तो जी ठीक है वो लोग अपना ज्ञान अच्छा देते हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट जो बोलेगा वो बिल्कुल सत्य बात करेगा। तो जी, इसलिए मैं मैं आपके कोशिश, पास हाँ, मैं जी अपनी बातों से कोशिश कर रही हूँ कि जी जी आप तक सही जानकारी, एक एक प्रयास है आपका, और जी हमारा हमें प्रयास मौका यही है कि मौका मिला। किसानों तक सही जानकारी वैज्ञानिक के माध्यम से, विज्ञान क्या बोलता है जी और जी आज जी, कैसे विज्ञान और किसान को जोड़ के साथ चलने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी देखिए किसान प्रैक्टिकल वही कर रहा है, रोज खेत पे वही है, असली योद्धा वही है। जी ठीक, असली सोल्जर वही है, बस ये बैकअप टीम है जी 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 कि कि आप, कहीं समस्या आई तो हम खड़े हैं। हाँ, ये एक बैकअप टीम है जो उसको सुविधाएं, उसकी खेती में तकनीकी मुहैया करा रही है, बाकी सोल्जर तो वही है। जी 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 ठीक, तो अब बात करते हैं, जैसे यहाँ 10 किसान आए समझ लीजिए, तो उनमें से 7 से 8 किसानों के सवाल होते हैं कि मैडम कैसे मिट्टी का मैं सैंपल नमूना लेके आऊं। तो ये जागरूकता बहुत जरूरी है। तो इसके लिए किसान भाई क्या ध्यान रखें कि आप अपने खेत को चयन करें। एक फसल अगर किसी खेत में है उसी को एक यूनिट माने। ऐसा ना माने कि गन्ना और गेहूं अगल बगल है और खेत आप ही का है तो आप उसको एक यूनिट मान रहे अच्छा, हैं। एक फसल वाले खेत का ही लें, एक यूनिट चाहे है, वो आधा एकड़ हो, चाहे वो 1 एकड़ हो, चाहे हाँ, 2 एकड़ हो। क्योंकि क्योंकि ज्यादा जैसे से ज्यादा कितने क्षेत्र की मिट्टी एक साथ ले सकते हैं? सपोज करो मेरे कोई पास कोई 4 एकड़ में गेहूं खड़ा है। हाँ, तो आप उसको एक यूनिट मानिए, बस आप सैंपलिंग की जगह ओके, नंबर ऑफ सैंपल फसल बढ़ा, एक फसल का एक एक फसल खेत। का एक यूनिट आप मान ओके, के चल ठीक, सकते हैं। किनारे से आधा 1 मीटर बॉर्डर छोड़ दीजिएगा, जी पड़ोस की खेत का जो असर है जी आपका, या फिर बॉर्डर कभी कभी ऊंचा नीचा होता है तो वो जहाँ पानी रुक रहा है वहां गड़बड़ होगा, ऐसी चीजें, तो आप किनारा छोड़ दीजिए। बची हुई मिट्टी को आप अपने क्षेत्रफल के अनुसार 7-8 जगह में
10 जगह में बांट लीजिए, अगर कम मतलब है तो उसे, आठों दिशाओं में उसको आप खेत हाँ, की। जैसे जैसे अंग्रेजी का लेटर Z होता है ना, जी 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 जी। उसका कोनापन 1 2 3 4 अच्छा ऐसे ना, अच्छा, तो अंग्रेजी के। ऐसे Z की तरह उसी Z को बढ़ाते चले जाइए, बस आपकी बस एरिया बस, बढ़ जी रही है, जी ठीक जी, है। समझ गए। तो आप जैसे उन कोनों को ऐसे चिन्हित कर लीजिए जिगजैग में। जिगजैग में, ठीक है। वो रैंडम सैंपल अपने सेंटर से भी लेना होता है कुछ? ऐसा सब देखिए, 1 2 3 4 वो आप सब चले आ रहे हैं, बीच में अच्छा कहीं अच्छा अच्छा सेंटर अच्छा ले लीजिए, एक रैंडम सैंपल उठाने अच्छा की अच्छा, कोशिश ठीक है। करिए, किनारे छोड़ के एक रैंडम सैंपल उठाना उठाने कैसे की, है? जी, उठाने की कोशिश करिए। सब किसान भाई ये गलती करते हैं इसमें कि ऊपर से मिट्टी हटाते हैं उठाते समय, ऊपर से मिट्टी किसान भाइयों आप एवं बहनों ना उठाएं। ऊपर से अगर कोई जड़ है, ठूठ है, और उसको पत्ती बाद में है, निकाल बस दो। उनको हटा सकते हैं, बाकी ऊपर सतह से ही पूरी मिट्टी लें। 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे की मिट्टी आप ले लें। यदि आप 15 फावड़े से 20 20 सेंटीमीटर तक, यानी कि 1 सेंटीमीटर फीट तक की। 1 फीट तक की, ठीक है। अगर आप खुरपी या कुदाल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वी शेप का, अंग्रेजी का जो अक्षर वी होता है उस शेप का एक गड्ढा खोदें। वैसे तो हम जब फावड़ा मारते हैं तो ऑटोमेटिक वी ही बनता वी है। ही बनता है, लेकिन ये एक ऐसे बनेगा जी आपका 2 जी तरफ का। जी। फिर एक तरफ से आप अपनी खुरपी या फावड़ा डाल के उस अंदाज से उठा लें। अगर पूरी आपके मिट्टी पास ऊपर से नीचे बर्मर तक की। ऊपर से नीचे तक की, ठीक है। क्योंकि लगभग जड़ें इतनी दूरी तक फैलती हैं जी। हमारी। और यदि आपके पास बर्मा जैसी कोई चीज हो तो उसको हाँ, ठोक के 20 सेंटीमीटर वो भी नीचे अच्छा तक तरीका वो है। उठाएंगे तो आपकी मिट्टी उसी में पूरी आ जाएगी। जी। तो इस तरह से 5 7 8 जगह, अगर क्षेत्रफल ज्यादा है खड़ी तो फसल में भी ट्रेंच के गन्ने में हम निकाल सकते हैं? बीच से आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते इंटर हैं रो खड़ी फसल स्पेस, से नहीं ले सकते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक अनुमान देखिए, वैसे तो फसल कटते, देखिए कोई भी चीज फसल कटने से पहले ही ज्यादा अच्छी होती है। कि अगर हम आपसे बोल दें कि नहीं, आपको जैसे ट्रेंच 4 का गन्ना टन, है किसी के पास, तो वो तो हाँ 5 फीट की जगह है उसके पास, हाँ कर वो सकता है, सेंटर से तो ले सकता ठीक है। है कर सकता है। जी। बुआई के समय भी कर, मतलब कटाई के बाद भी कर सकता है, और खड़ी फसल के अगर बीच से करना चाहे तो बिल्कुल ट्रेंच का गन्ना हो गया। इंटर रो स्पेस, जो 2 फसलों के बीच की स्पेस है, उससे सैंपल हाँ, आराम जो से उठाए। ज्यादातर लोग ऊपर के छेंच की मिट्टी को उठा के साइड कर देते हैं, ये कर लेते देखिए हैं, वो कितनी गड़बड़ गलत है। बात है। आपका ऑर्गेनिक कार्बन ऊपर ही के जोन में रहता है, तो आप कहे तो गलत आ जाएगा आपका ऑर्गेनिक कार्बन का माप। तो ऐसी कोशिश करिए कि अब इन 7 8 जगह से मिट्टी उठा के 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे की मिट्टी, वैसे 15 सेंटीमीटर बोला जाता है, पर ये गन्ना की जगह है तो मैं उसको थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर बढ़ा देती हूँ, ठीक है। इकट्ठा कर लीजिए एक साफ जगह पे। जिस बर्तन या कट्टे में, बोरे में आप इकट्ठा कर रहे हैं मिट्टी, खाद का ना हो, ये ध्यान रखें। अच्छा, जैसे यूरिया डीएपी के यूरिया कट्टे होते हैं गाँव डीएपी में, का ये तो क्या गलती उनको ना हो। धुल के कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, पर बट कोई उसका साफ कुछ ना चीज कुछ है, एस्पेक्ट हाँ आएगा। अगर साफ चीज हम होगी तो पॉलीथीन ले सकते हैं। बिल्कुल पॉलीथीन ले लीजिए, कोई घर की बाल्टी ले लीजिए, हाँ, कुछ भी मतलब वैसा, हाँ वैसा ले लें, या ठीक साफ है। सुथरी जमीन ही छील लो, हाँ बिल्कुल, फावड़े वो से भी कर उसको प्लेन सकता है, कर वो लो। भी बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है जी किसान, ठीक है। ले आके सब जगह की मिट्टी इकट्ठा करके एक ढेर बना लें। जी। ढेर बना के उस ढेर को मिला के 4 भाग कर लें। अच्छे से मिट्टी सब जगह की मिला लें, 4 भाग कर लें, 2 भागों को अलग कर दें, बचे 2 भाग। फिर इसको अच्छे से मिलाएं, फिर 4 भाग करें, 2 भाग अलग करें, बचे 2 भाग। इसको मिला के लगभग 300 से 500 ग्राम मिट्टी के आसपास एक साफ थैले में भर लें। थैले में एक स्लिप डालें, थैला मतलब कपड़े का थैला, कपड़े का थैला प्लास्टिक हो, की पॉलीथीन नहीं? कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं, लेकिन जो उपलब्ध हो आप क्योंकि कुछ कर माइक्रो सकते है ना, हैं। वो 8 दिन बंद रहेगी जी तो। अगर आपको, जी जी अगर आपको, जैसे हमारे यहाँ कपड़े का थैला अच्छा है। कपड़े का थैला अच्छा है, तो ये जैसे अगर आपको खाली न्यूट्रिएंट कराना है, जैविक माइक्रोबियल पॉपुलेशन नहीं आप ले जाए, तो आप पॉलीथीन में भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपको सूखी ऑर्गेनिक मिट्टी कार्बन है, भी जानना है, ऑर्गेनिक नहीं, तब भी आप पॉलीथीन में भी ला सकते ला हैं, सकते ला हैं। सकते हैं। एक अच्छा सैंपल उठाने के लिए फिर से ध्यान रखिए। आज सुबह ही मेरे पास एक किसान भाई का फोन आया, वो कहे कि मैंने चारों कोनों से और एक बीच से मिट्टी उठा ली है। तो इस चीज का ध्यान रखें। सैंपल याद आ गया इस चीज की, आज हाँ, सुबह ही एक कॉल आया था। उन्होंने ऐसे किया, हाँ, करना जेड है। जेड है, ठीक है, जिगजैग आकार में कर लें। तो मिट्टी को 500 से 300 से 500 ग्राम मिट्टी को, नाम पता फोन नंबर, आप सोचते हैं हम, जैसे हम अपना सैंपल दिए, फॉर एक एग्जांपल देते हैं कि अगर हम ब्लड का सैंपल ले तो हमारे तो लिए तो एक इंसान है, मैं तो सुबह से शाम तक सोचूंगी रिपोर्ट कब आएगी।
लेकिन उसके लिए तो वो आम बात है, वो तो दिन में ऐसे 100 सैंपल इकट्ठा कर रहा है। तो जब लैब में आती है रिपोर्ट, तो जिन लोगों का नाम पता छूट जाता है, उनकी हम जांच करके भी क्या करेंगे, वो गुमनाम जांच होती है। बिल्कुल। ठीक है, और ऐसी अगर 5 जांचें हैं, तो आप भी कैसे पता लगाएंगे कि आपकी सैंपल आपकी कौन कौन था? सी है? ठीक, तो उसपे नाम, पता, फोन नंबर, ब्लॉक, और यदि कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है तो वो भी अंकित कर दें,